सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस के रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 7 का पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी खंड के तत्वों का हम अध्ययन कर रहे थे। इस लेसन के हमारे 13 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर 14 रहेगा। हम वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने वर्ग 16 के तत्वों के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा की थी और आज अपन इस पार्ट नंबर 14 में वर्ग 16 के तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा हम करेंगे। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए। पहले हम वर्ग 16 के तत्वों के भौतिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। देखो, वर्ग 16 के तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका 8, इसका 16, इसका 34, इसका 52 और इसका 84। परमाणु क्रमांक आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको इनमें अंतर पता होना चाहिए। इसमें अंतर 8 का होता है, इसमें अंतर 18 का होता है, इसमें अंतर 18 का होता है और इन दोनों में अंतर 32 का होता है। यानी आप ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ध्यान में रखो और अंतर का अगर आपको पता है तो आप आराम से नीचे वाले तत्वों के परमाणु क्रमांक लिख सकते हो। देख सकते हो आप 8 और 8 कितने होते हैं 16, 18 और 16 34, 34 18 52 और 52 32 84। अब देखो, ऑक्सीजन और सल्फर ये तो हैं अधातु, सिलेनियम और टेल्यूरियम ये हैं उपधातु और पोलोनियम है धातु। यानी अपन कह सकते हैं कि समूह 16 में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। क्या कहेंगे? धात्विक गुण बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं। अब देखो, हम इस पोलोनियम की बात कर रहे हैं, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी हम कहेंगे रेडियो सक्रिय। क्या कहेंगे? रेडियो सक्रिय तत्व है। यानी इसका स्वतः अपघटन होता रहता है और इसका जो अर्धायुकाल है, अर्धायुकाल अर्ध आयुकाल वो होता है 13.8 दिन। यानी इसकी आधी मात्रा विघटन होने में लगने वाला समय है 13.8 दिन। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। तो क्या बताया मैंने कि पोलोनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है, यानी इसका स्वतः विघटन होता रहता है और इसका अर्धायुकाल मैंने बताया 13.8 दिन यानी 13.8 दिन। अब देखो, अगले भौतिक गुण में हम क्या कर सकते हैं कि समूह 16 के सभी तत्व, समूह 16 के सभी तत्व अपर रूपता दर्शाते हैं, अपर रूपता दर्शाते हैं, अपर रूपता दर्शाते हैं। अगले भौतिक गुण में हम चर्चा करते हैं गलनांक व कवथनांक की, गलनांक व कवथनांक। तो क्या कहेंगे? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर,
वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व कवथनांक के मान बढ़ते हैं, के मान बढ़ते हैं। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो गलनांक व कवथनांक के मान बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर अपवाद है। देखो, एक अपवाद तो है पोलोनियम का। पोलोनियम के गलनांक व कवथनांक, गलनांक व कवथनांक के मान कम होते हैं, के मान कम होते हैं। एक अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखो, ऑक्सीजन के गलनांक व कवथनांक सल्फर से कम होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि ऑक्सीजन के गलनांक व कवथनांक, गलनांक व कवथनांक सल्फर से बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। और कारण क्या है, देखो कारण समझो आप। जो ऑक्सीजन है ये गैस अवस्था में पाई जाती है और सल्फर है यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है और जो सल्फर है यह बहुपरमाणुक अवस्था में पाई जाती है। देखो, ये तो O2 है और ये S8 है। अब देखो, सल्फर ठोस अवस्था में, इसका मतलब इसमें परबल वांडरवाल आकर्षण बल, परबल वांडरवाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, परबल वांडरवाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सल्फर के गलनांक व कवथनांक, सल्फर के गलनांक व कवथनांक ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक हो जाते हैं। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के गलनांक व कवथनांक सल्फर से बहुत कम होते हैं। कारण मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाई जाती है, O2 अणु के रूप में पाई जाती है, सल्फर ठोस अवस्था में पाई जाती है, S8 अणु के रूप में पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें परबल वांडरवाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। अगले भौतिक गुण में हम कह सकते हैं कि समूह 16 के सभी तत्वों में सल्फर एक ऐसा तत्व है, याद रखोगे, जिसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रृंखलन यानी अपन कहेंगे केटेनेशन, केटेनेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी श्रृंखला बनाता है। देखो, सबसे अधिक श्रृंखलन की प्रवृत्ति किस तत्व में पाई जाती है, कार्बन में। तो अपन कह सकते हैं कि कार्बन की भांति सल्फर में भी श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है और समूह 16 में सल्फर ही केवल वह तत्व है जिसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये हो गए हमारे समूह 16 के तत्वों के भौतिक गुणधर्म। एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ऑक्सीजन, सल्फर अधातु होते हैं, सेलेनियम टेलुरियम उपधातु होते हैं, पोलोनियम धातु होता है। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी रेडियो सक्रिय तत्व है, यानी यह अपने आप विघटित होता रहता है और इसकी आधी मात्रा विघटन होने में 13.8 दिन का समय लगता है। यानी अपन कह सकते हैं कि पोलोनियम का अर्धायुकाल 13.8 दिन होता है। फिर हमने क्या कहा कि समूह 16 के सभी तत्व अपर रूपता दर्शाते हैं। इनके गलनांक व कवथनांक की चर्चा करें
तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व कवथनांक के मान बढ़ते हैं। 2 अपवाद मैंने बता दिए। पोलोनियम के गलनांक व कवथनांक के मान बहुत कम होते हैं, या अपन कहते हैं कि इसके मान कम होते हैं। ऑक्सीजन के गलनांक व कवथनांक भी सल्फर की तुलना में बहुत कम होते हैं। कारण मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाई जाती है, द्विपरमाणु कणों के रूप में पाई जाती है, सल्फर ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी बहुपरमाणु अवस्था में पाई जाती है, जिसकी वजह से सल्फर में प्रबल वान डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। और समूह 16 में सल्फर एक ऐसा तत्व है, अकेला ऐसा तत्व है जिसमें संरक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये तो हो गए हमारे समूह 16 के भौतिक गुणधर्म। और अब हम चर्चा करते हैं समूह 16 के तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों की। यानी अब हमारी हेडिंग रहेगी रासायनिक गुणधर्म। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्मों की चर्चा हमने कर ली। रासायनिक गुणधर्म, और रासायनिक गुणधर्मों में हम पहला गुणधर्म ले रहे हैं ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। देखो, जब हमने वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन किया था, वहां पर भी हमने नाइट्रोजन का अपने अन्य सदस्यों से असामान्य व्यवहार पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन भी अपने जो अन्य सदस्य हैं, वर्ग के अन्य सदस्य हैं, उनसे गुणों में भिन्नता दर्शाता है, जिसे हम ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार कहते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार किन कारणों की वजह से होता है? तो कारण क्या है? हम अगर कारण की बात करें तो अपन क्या कहेंगे? देखो, पहला कारण क्या है? ऑक्सीजन का छोटा आकार। ऑक्सीजन का छोटा आकार। दूसरा कारण अपन क्या कहेंगे? ऑक्सीजन पर उच्च आवेश घनत्व है। ऑक्सीजन पर उच्च आवेश घनत्व है। नेक्स्ट कारण अपन दे सकते हैं, ऑक्सीजन में रिक्त डी कक्षकों की क्या होती है? अनुपस्थिति। यानी अपन कह सकते हैं रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता। अनुपस्थिति। अगला कारण अपन दे सकते हैं उच्च आयनन ऊर्जा। उच्च आयनन ऊर्जा। अगला कारण अपन दे सकते हैं उच्च विद्युत ऋणता। उच्च विद्युत ऋणता। यानी इन कारणों की वजह से ऑक्सीजन अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से गुणों में भिन्नता दर्शाता है। देखो, छोटा आकार होगा तो आवेश घनत्व उच्च हो जाएगा, उच्च आवेश घनत्व है। ऑक्सीजन में रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं? अनुपस्थित। ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा क्या होती है? उच्च। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता उच्च होती है। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है कि आवर्त सारणी में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। अब देखो, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को लिखवा पहले। क्वेश्चन ये है कि कमरे के ताप पर H2O द्रव होता है। H2O द्रव होता है, जबकि H2S गैस होती है। क्यों? यानी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि कमरे के ताप पर H2 द्रव होता है जबकि H2S गैस। कमरे का ताप का मतलब सामान्य ताप, तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर H2 द्रव होता है जबकि H2S गैस। क्यों? देखो कारण क्या है। कारण इसका है, हम H2 की बात करें तो H इसके ऊपर 2 एकाकी लोन पेयर, यानी अपन कहेंगे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और अगर H2S की बात करें तो ये लो SHH, और सल्फर के ऊपर भी क्या होते हैं? 2 लोन पेयर। अब देखो आप पहले H2 की बात करते हैं। H2 में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बहुत उच्च है। इसका मतलब OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि H2O का अणु ध्रुवीय अणु हो जाता है। क्या कहेंगे? ध्रुवीय अणु हो जाता है। और अब H2O के अणुओं में अंतरा आणविक, क्या कहेंगे? अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है। देखो ये मैंने H बॉन्ड दिखाया है, यानी ये है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि H2O का अणु ध्रुवीय अणु हो जाता है। और अब यह H2O का अणु यानी किसी दूसरे H2O के अणु के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाता है। यानी H2O के अणुओं में संगुणन हो जाता है, अणु पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से कमरे के ताप पर H2O द्रव अवस्था में होता है, यानी द्रव होता है, जबकि H2S गैस। क्यों? क्योंकि सल्फर की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन के लगभग बराबर होती है। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि सल्फर की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से बहुत कम होती है, यानी ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाता है। इसमें कोई ध्रुवणता नहीं बनती है, ध्रुवीय अणु नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से H2S के अणु दूर दूर रहते हैं। यानी H2S के अणुओं में संगुणन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से H2S गैस अवस्था में होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। कारण मैंने आपको बता दी है, ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणता, जिसकी वजह से बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश, यानी ये एक ध्रुवीय अणु हो जाता है। और अब इसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिसके कारण इसके अणुओं में संगुणन हो जाता है, अणु पास पास आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये हमारा पहला रासायनिक गुण हो गया, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। अब लेते हैं अपन सेकंड रासायनिक गुण में ऑक्सीकरण अवस्था की चर्चा करते हैं। अब हम ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा रासायनिक गुण है हमारा ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखो अपन क्या कहेंगे कि वर्ग 16 के तत्व मुख्यतया -2, +2, +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। हमें पता है वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास क्या होता है, NS2Np4। देखो S कक्षक पूरा भरा हुआ है, P कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब देखो -2 ऑक्सीकरण अवस्था कब दर्शाएंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, क्योंकि संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। अक्रिय गैसों की बातें, इनका अष्टक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो उस स्थिति में तो ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब बात करते हैं +2 ऑक्सीकरण अवस्था। +2 ऑक्सीकरण अवस्था उस स्थिति में दर्शाई जाएगी जब S कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हों, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएं। +4 की बात करें तो P कक्षकों के इलेक्ट्रॉन त्याग देने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। और यदि S और P दोनों कक्षकों के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएं, उस स्थिति में +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। अब देखो ये रहे हमारे वर्ग 16 के तत्व, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। हम बात करते हैं पहले ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन इसका एक यौगिक है फ्लोरीन के साथ बना यौगिक, यानी अपन कहेंगे OF2 में यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, +OF2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक होती है, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसलिए ऑक्सीजन की इस यौगिक में ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और इसके अलावा अपन कहेंगे कि सामान्यतया ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो ये तो चर्चा हुई -2 और +2 की। अब हम बात करते हैं +4 और +6 की। देखो अपन क्या कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर +4 ऑक्सीकरण, समझना बात को, +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। अब देखो +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो बढ़ रहा है और +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घट रहा है। बात सीधी सी है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति कम होगी। और इसका कारण क्या है, देखो समझोगे आप, इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव यानी इनका संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन होता है NS2Np4। देखो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या बढ़ने से इनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। इसका मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, यानी ये अक्रिय युग्म के रूप में रहते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन हैं युग्म में, तो इसे हम कहेंगे अक्रिय युग्म। क्यों? क्योंकि जो NS कक्षक है वो नाभिक के निकट होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ने से नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ रहा है और NS कक्षक नाभिक के निकट होता है। तो इन NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल प्रबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये बंध बनाने में भाग नहीं ले पाते हैं। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे
तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है और +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। ये मैंने आपको कारण बता दिया है। कारण मैंने क्या बताया? अक्रिय युग्म प्रभाव, यानी NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अब देखो, जो +6 ऑक्सीकरण अवस्था है, स्टार लगा के लिख लो आप, +6 ऑक्सीकरण अवस्था केवल या तो ऑक्साइडों में दर्शाई जाएगी या फिर फ्लोराइडों में अपन क्या कहेंगे कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 ऑक्साइड व फ्लोराइडों में दर्शाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था यानी +6 इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता या तो फ्लोरीन में पाई जाती है या ऑक्सीजन में। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे कि जो +6 ऑक्सीकरण अवस्था है यह ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक या फिर फ्लोरीन के साथ बने यौगिक यानी फ्लोराइडों में ही पाई जाती है। तो ये हमारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो गई। अब अपन नेक्स्ट रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करते हैं कि वर्ग 16 के तत्वों के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यानी अब हम इनकी क्रियाशीलता की चर्चा करते हैं। यानी हमने 2 रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए हैं, एक तो ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार और दूसरा ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अब हम चर्चा करते हैं वर्ग 16 के तत्वों की क्रियाशीलता की। तो अपन तीसरा रासायनिक गुणधर्म ले रहे हैं हाइड्रोजन के साथ यौगिक। हाइड्रोजन के साथ यौगिक, ये अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, एक ही बात है। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। देखो, हाइड्रोजन के साथ यौगिक, ये अपन कह सकते हैं वर्ग 16 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। यानी वर्ग 16 के तत्व हाइड्रोजन के साथ H2E क्या कहेंगे? H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। क्या कहा मैंने? वर्ग 16 के तत्व हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर E क्या है? यहाँ पे E है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। जैसे मैं यहाँ पे इनके हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक दिखाऊं तो देखो H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO। ये मैंने वर्ग 16 के H2E प्रकार के हाइड्राइड दिखा दिए हैं। अब देखो, हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बंध ऊर्जा का मान घटता है। बंध ऊर्जा का मान घटता है। अब देखो, बंध ऊर्जा का मान घट रहा है तो इसका मतलब स्थायित्व का मान भी क्या होगा? घटेगा। स्थायित्व का, या अपन ऐसे कह सकते हैं डायरेक्ट, स्थायित्व घटता है। स्थायित्व घटता है। क्या बताया मैंने? वर्ग 16 के जो तत्व हैं, वर्ग 16 के जो हाइड्राइड हैं, उनमें हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बंध ऊर्जा का मान घट रहा है। बंध ऊर्जा का मान घट रहा है तो इनका स्थायित्व भी घट रहा है। यानी अगर हम बंध ऊर्जा का क्रम लिखें, बंध ऊर्जा का क्रम, तो देखो क्या आएगा? सबसे अधिक बंध ऊर्जा होगी OH, ये मैंने बंध दिखाया एक OH। फिर उससे कम
अपन कहेंगे SH, उससे कम SEH, उससे कम TEH और सबसे कम होगी POH। ये मैंने एक बंद दिखाया है हाइड्राइडों का, एक बंद, जैसे OH, SH, SEH, TEH। अब देखो ये हो गया बंद ऊर्जा का क्रम। अब अपन स्थायित्व का क्रम लिखें तो स्थायित्व का क्रम क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम, दोनों क्रमों को आप ध्यान में रखोगे। देखो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा भाई, जिसकी बंद ऊर्जा जितनी ज्यादा है वो हाइड्राइड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी। तो स्थायित्व का क्रम ये आएगा, सबसे अधिक ज्यादा स्थायी H2O, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE और सबसे कम स्थायी होगा H2PO। तो ये ऑर्डर भी आप ध्यान में रखोगे। एक तो मैंने आपको बंद ऊर्जा का ऑर्डर बताया है और एक स्थायित्व का क्रम, यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पर H2O सर्वाधिक स्थायी हाइड्राइड है और जो H2PO है यह सबसे कम स्थायी हाइड्राइड है। तो ये तो बात हुई बंद ऊर्जा और स्थायित्व की। अब हम बात करते हैं इनके अम्लीय गुणों की। देखो यानी जो जितनी जल्दी से H+ दे देगा, ध्यान से समझना आप, जो जितनी जल्दी या जितनी आसानी से H+ दे देगा वो उतना ही अम्लीय प्रकृति का होगा। अभी हमने बंद ऊर्जा देखी है, यानी H2O की बंद ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा होती है और H2PO की बंद ऊर्जा सबसे कम होती है। इसका मतलब अगर हम तुलना करें तो सबसे आसानी से H+ कौन देगा, ये देगा। इसका मतलब अगर हम इनके अम्लीय गुणों का क्रम लिखें, अम्लीय गुणों का क्रम, तो देखो क्या आएगा, अम्लीय गुणों का क्रम क्या आएगा, सबसे कम अम्लीय गुण किसमें होंगे, H2O में, H2O में, फिर इससे अधिक H2S में, फिर H2SE में, फिर H2TE में और फिर H2PO में। ये हो गया अम्लीय गुणों का क्रम। देखो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण क्या हो रहे हैं, अरे बढ़ रहे हैं, अम्लीय गुण बढ़ते हैं और ये हमने क्रम लिख लिया। अब अगर हम अपचायक गुणों की बात करें, हम इनके अपचायक गुणों का क्रम लिखें, अपचायक गुणों का क्रम। देखो अपचायक का मतलब जो दूसरों का अपचयन करेगा, अपचयन के लिए H देना होगा। अभी हमने बंद ऊर्जा का क्रम देखा है, सबसे कम बंद ऊर्जा इसका मतलब H2 की बजाय जल्दी से H कौन देगा, H2PO। तो अपन कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण भी बढ़ते हैं। क्या कहेंगे, अपचायक गुण बढ़ते हैं, अपचायक गुण बढ़ते हैं। यानी अगर हम अपचायक गुणों का क्रम लिखें तो क्रम यही आएगा, H2O, फिर H2S, फिर H2SE और फिर H2TE और फिर H2PO। ये लो, ये हमने अपचायक गुणों का क्रम भी लिख दिया है। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे आएंगे तो बंद ऊर्जा का मान घटता है, बंद ऊर्जा का मान घटता है तो ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व भी घटता है, ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ते हैं और अपचायक गुण भी बढ़ते हैं। चारों क्रम आप अच्छे से याद रखोगे। ऐसे के ऐसे ही क्रम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे 3 रासायनिक गुण हो गए। हमने हाइड्रोजन के साथ यौगिक देख लिए, यानी हाइड्रोजन के प्रति हमने क्रियाशीलता देख ली। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता। हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता,
अब हम लेते हैं नेक्स्ट हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता। 4 नंबर, हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता, ये अपन कह सकते हैं हैलोजनों के साथ यौगिक, एक ही बात है। हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता कह सकते हैं या हैलोजनों के साथ यौगिक। हैलोजनों के साथ यौगिक। देखो वर्ग 16 के तत्व हैलोजनों के साथ अभिक्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। EX2 EX4 और EX6 प्रकार के क्या बनाते हैं, हैलाइड। EX2 EX4 और EX6। ई तो क्या है यहाँ पे वर्ग 16 के तत्व में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अक्स यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यह सामान्यतया, ऑक्सीजन क्या कहेंगे, ऑक्सीजन सामान्यतया, अभी देखो हमने चर्चा भी की है, सामान्यतया -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। सामान्यतया -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन इसका जो OF2 यौगिक है इसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। क्या बताया मैंने कि ऑक्सीजन सामान्यतया -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन OF2 में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब देखो मैं वर्ग 16 के कुछ हैलाइड लिख रहा हूं। जैसे मैं बात करूं SF4, SF6, SE4, SeCl4, SeF6, TeF4, TeCl4 और TeF6। अब देखो आप यहाँ पर इन सभी उदाहरणों को देखने पर हमें एक चीज़ स्पष्ट नज़र आ रही है कि ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोराइडों में दर्शा रहे हैं, और वो भी देखो SF6, SeF6 और TeF6। यानी अपन कह सकते हैं कि फ्लोरीन के साथ बने यौगिकों में ये अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि इनका जो स्थायित्व का क्रम है, स्थायित्व का क्रम वो क्या होगा, देखो वो होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी बात सीधी सी है कि फ्लोरीन के साथ बने यौगिक का स्थायित्व अधिक होता है। इसीलिए देखो SF6, SeF6 और TeF6 ये बन रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि फ्लोरीन के साथ बने हैलाइडों का स्थायित्व आयोडीन की तुलना में अधिक होता है। अब देखो अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं टेट्रा हैलाइड का। टेट्रा हैलाइड, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने SF4 का, क्या कहेंगे, टेट्रा फ्लोरो सल्फर, SF4। या अपन कहेंगे सल्फर टेट्रा फ्लोराइड। देखो ये रहा SF4। अब देखो SF4, SeF4 और TeF4 इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। यानी अपन सल्फर टेट्रा फ्लोराइड में अगर संकरण की बात करें तो इसमें संकरण होता है sp3d, sp3d, और इसकी संरचना होती है देखो
ये रहा एस, एफ, एफ और देखो इसमें 4 तो क्या है बॉन्ड पेयर और एक इसमें क्या है लोन पेयर। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। एफ, एफ और एफ देखो 1 2 3 4 यानी 4 तो इसमें क्या है बॉन्ड पेयर बंदी युग्म और एक क्या है इसमें लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसकी संरचना होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। अब हम बात करते हैं किसकी SF6 की। देखो SF6 में संकरण तो होता है sp3d2, sp3d2 और इसकी जो संरचना होती है वो होती है अष्टफलकीय। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ये लो यानी अपन कह सकते हैं एफ, एफ यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ, ये केंद्रीय परमाणु सल्फर है। यानी संरचना होती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। बंद कोण होते हैं सभी 90 डिग्री के, बंद कोण 90 डिग्री के। अब देखो अष्टफलकीय संरचना सममित संरचना होती है। क्या कहेंगे अष्टफलकीय संरचना सममित संरचना होती है, सममित संरचना जिसकी वजह से SF6 स्थायी हैलाइड होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये था SF4 सल्फर टेट्रा फ्लोराइड यानी SF4 SeF4 Te4। इनमें तो होता है sp3d संकरण। ज्यामिति यानी संरचना होती है इनकी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय और SF6 इसमें संकरण होता है sp3d2। अष्टफलक की संरचना होती है, सारे बंद कोण 90 डिग्री के होते हैं और यह सममित होने की वजह से जो अपन कह सकते हैं कि हेक्सा हैलाइड है ये अधिक स्थायी होता है यानी SF6 अधिक स्थायी होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो अब हम बात करते हैं वर्ग 16 के तत्वों के मोनोहैलाइडों की, मोनोहैलाइडों की हम चर्चा करते हैं। मोनोहैलाइड वर्ग 16 के तत्वों के मोनोहैलाइड। देखो मोनोहैलाइड क्या होते हैं, मोनोहैलाइड आपस में जुड़कर ये अपन कह सकते हैं आपस में अभिक्रिया करके द्विलकीकृत हो जाते हैं। मोनोहैलाइड क्या हो जाएंगे द्विलकीकृत, द्विलकीकृत कैसे होंगे। देखो ये है HCl, दो अणु आकर क्या बना लेंगे H2Cl2। इसी प्रकार जो SeCl हैं इसके भी दो अणु जुड़कर क्या बना लेंगे Se2Cl2 और इनकी जो संरचना होती है वो देखो कैसी होती है SSCl और Cl। इसी प्रकार हम बात करें SeSe की, Cl और Cl। क्या बताया मैंने वर्ग 16 के तत्वों के मोनोहैलाइड द्विलकीकृत हो जाते हैं यानी दो मोनोहैलाइड जुड़कर द्विलक का निर्माण कर लेते हैं यानी H2Cl2। यहाँ पर भी देखो SeCl के दो अणु क्या बना रहे हैं Se2Cl2। संरचना इसकी इस प्रकार से होती है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम बात करते हैं कि वर्ग 16 के वे हैलाइड कौन से, वे हैलाइड जिनमें
वर्ग 16 के तत्व मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो उन हैलाइडों में असमानुपातन अभिक्रिया पाई जाती है। असमानुपातन अभिक्रिया संभव होती है। बात सीधी सी है, मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का क्या मतलब है? बीच वाली ऑक्सीकरण अवस्था, यानी ना तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था और ना उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो SeCl2 के 2 अणु, यहाँ पर देखो, यहाँ पे सेलेनियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। क्या बनाएगी ये बनाएगी SeCl4 और साथ में सेलेनियम। इसकी बात करूँ तो यहाँ पे +4 और यहाँ पे 0। अब देखो आप, +2 ऑक्सीकरण अवस्था एक मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी इससे ये बना तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और जब इससे क्या बना? सेलेनियम, तो क्या हुआ? अपचयन। और यही कह रहे हैं हम कि वे हैलाइड जिसमें वर्ग 16 के तत्व अपनी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो उनमें असमानुपातन अभिक्रिया पाई जाती है। असमानुपातन अभिक्रिया वह होती है जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो और एक ही तत्व का अपचयन हो, यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न हो। उन अभिक्रियाओं को हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। +2 से +4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यानी ऑक्सीकरण हुआ है। +2 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, यानी यहाँ पर अपचयन हुआ है। तो यह अभिक्रिया एक असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये हो गई हमारे हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता, ये अपन कह सकते हैं हैलोजनों के साथ यौगिक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे ऑक्सीजन के साथ यौगिक। ऑक्सीजन के साथ यौगिक, ये अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। 5 नंबर, क्या कहेंगे? ऑक्सीजन के साथ यौगिक। ऑक्सीजन के साथ यौगिक, ये अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। देखो क्या कहेंगे? वर्ग 16 के तत्व EO2 और EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, यानी ये तो है मोनो ऑक्साइड। क्या है? मोनो ऑक्साइड। ये है डाई ऑक्साइड और ये है ट्राई ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर ई क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, यानी वर्ग 16 के तत्व हैं। अब देखो हम बात करते हैं पहले ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन EO2 व EO3 प्रकार के ऑक्साइड नहीं बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ऑक्सीजन O2 व O3 बनाता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो तत्व हैं सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये इस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। देखो मैं बात करूं सल्फर की, SO2 और SO3,
इसी प्रकार सिलेनियम SeO SeO2 और SeO3। मैं बात करूं TeO2 और TeO3। अब देखो पोलोनियम POO और POO2, यानी अपन कहेंगे कि पोलोनियम POO3 प्रकार का ऑक्साइड नहीं बनाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, ऑक्सीजन EO2 व EO3 प्रकार के ऑक्साइड नहीं बनाता है। ऑक्सीजन O2 व O3 के रूप में पाया जाता है, यानी इस प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, अपन यूँ कह सकते हैं। फिर सल्फर की बात की तो सल्फर SO2 SO3 ऑक्साइड बनाता है। सेलेनियम SeO SeO2 SeO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। टेल्यूरियम TeO TeO2 TeO3 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। पोलोनियम केवल POO व POO2 प्रकार के ऑक्साइड ही बनाता है, यानी पोलोनियम POO3 प्रकार का ऑक्साइड नहीं बनाता है। अब देखो हम इनके अम्लीय गुणों की चर्चा करें। अम्लीय गुणों की चर्चा, तो हमें पता है जिस ऑक्साइड में प्लस चार्ज जितना अधिक होगा, समझना बात को, उस ऑक्साइड के अम्लीय गुण उतने ही अधिक होंगे। अरे भाई जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो ग्रहण आसानी से कर लेता है। अब देखो इसकी बात करूं मैं तो इसमें +2, इसमें +4 और इसमें +6। तो अब आप बताओ कि ज़्यादा प्लस चार्ज कहाँ पर है? ज़्यादा प्लस चार्ज तो इसमें है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित करेगा, तो इसका अम्लीय गुण अधिक हो जाएगा। यानी अगर हम इसके अम्लीय गुणों का क्रम लिखें तो क्रम क्या आएगा? देखो EO से ज़्यादा अम्लीय क्या होगा? EO2, और EO2 से ज़्यादा अम्लीय होगा E3। तो इस क्रम को आप ध्यान में रखोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं इस सल्फर की ऑक्साइड लूँ तो SO से ज़्यादा अम्लीय क्या होगा? SO2, और SO2 से अधिक अम्लीय क्या होगा? SO3, यानी SO3 अम्लीय प्रकृति का होता है। SO3 अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी इसकी अम्लीय प्रकृति अधिक होती है। अब मैं बात करूं डाई ऑक्साइडों की। डाई ऑक्साइडों की देखो, मैं ले रहा हूं डाई ऑक्साइड SO2, फिर SeO2 और फिर TeO2। इन तीनों डाई ऑक्साइडों की बात करूं मैं तो ऊपर से नीचे आऊंगा मैं तो क्या होगा? अपचायक प्रवृत्ति घटेगी, ये अपन कह सकते हैं अपचायक गुण घटता है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो SO2 है ये तो क्या हुआ? अपचायक। क्या हुआ? अपचायक। और जो TeO2 है ये क्या हुआ? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। मैंने डाई ऑक्साइड की बात की है, SO2 SeO2 TeO2। ऊपर से नीचे आएंगे तो अपचायक गुण घटेंगे। इसका मतलब SO2 तो क्या होगा? अपचायक, और TeO2 क्या होगा? ऑक्सीकारक। तो ये हो गए हमारे ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक या ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। यानी इस आज के पाठ में हमने वर्ग 16 के तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन कर लिया है। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।